मेरी बहुत ही अदब एहतराम के साथ गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और मसनद सदारत पर तशरीफ़ लाएँ। सर, आज के इस जलसे के मुक़र्रर जनाब सुहेल हाशमी साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मेरी बहुत ही एहतराम के साथ प्रोफेसर मेरी जो साइड में सामाइन तशरीफ़ फरमा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यहाँ बीच की नशिस्तों पर तशरीफ़ लाएँ। आज के मौसम की वजह से जो तवक्कुआत थी हमें सामीन की यहाँ वो पूरी नहीं हो पाई है और मेरे ख़्याल से कि जलसा शुरू होने से 10-5 मिनट बाद तक जो है सभी जो सामीन हैं वो तशरीफ़ ले आएंगे, हमारी ऑडियंस आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को हम लोगों ने इस आज के जलसे के लिए मदऊ किया था और मौसम भी एक वजह है कि इसकी वजह से, इसके खौफ की वजह से लोग शायद कम आए। लेकिन ये आज का प्रोग्राम ऑनलाइन फेसबुक और यूट्यूब पर नश्र किया जा रहा है। बर्रे सग़ीर के नामवर अदीब व शायर जनाब बशीर बद्र साहब का ईद के रोज़ 28 तारीख को इंतकाल हो गया। ये हम सभी के लिए बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। मेरी तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए 1-2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। तशरीफ़ रखें, बहुत शुक्रिया। गालिब इंस्टीट्यूट की एक रिवायत है कि वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल फूलों से करता है। मेरी जनाब अब्दुल तौफीक साहब से दरख्वास्त है कि वो प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएँ। मेरे जनाब डॉक्टर महज़र रज़ा साहब से दरख्वास्त है कि वो आली जनाब सुहेल हाशमी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। तमाम हाज़रीन की इजाज़त से और तमाम हाज़रीन की जानिब से मैं गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब की खिदमत पे फूल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। काबिल इज़्ज़त एहतराम जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब, चेयरमैन गालिब इंस्टीट्यूट, आज के मेहमान मुक़र्रर मुमताज़ मौरिख़ और दानिश्वर आली जनाब सुहेल हाशमी साहब, उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट, डॉक्टर एस फारूक साहब, मोहतरमा बेगम सबतुर्रेज़ अहमद साहिबा, जनाब सलीम क़िदवाई साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर बउनवान हमारी तहज़ीब के मुश्तरक पहलू।
जैसा कि आपके इल्म में है, फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर गालिब शुरूर का बावक़ार लेक्चर होता है। अहले इल्म हज़रात को इसका इंतज़ार रहता है और अक्सर लोग इसके बारे में दरियाफ़्त भी करते हैं। इसका सबब यह है कि हम साल भर उर्दू अदब और सक़ाफ़त के सिलसिले में मुज़ाकरों का अहतमाम करते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा मौका होता है जिसमें कुछ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत ज़ेर बहस आते हैं। शायद इसी की वजह है वो कि फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की शख्सियत ही ऐसी हष्ट पहलू थी। गालिब नामे के एक शुमारे में आपके वो खतूत शाया हो गए हैं जो उन्होंने अपने दोस्त और उर्दू के बड़े मुहक़्क़िक़ क़ाज़ी अब्दुल वदूद को लिखे थे। उनको देखने से आपकी इल्म दोस्ती का खाका सामने आता है। जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद मरहूम हिंदुस्तान के निहायत महबूब सियासी रहनुमा और 5वें सदर जमहूरिया हिंद थे। आप 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक सदर जमहूरिया हिंद रहे। आपकी विलादत 13 मई 1905 को दिल्ली में हुई। आपके वालिद का नाम कर्नल ज़ुन्नुल अली अहमद था। आपने गौड़ा जली के सरकारी स्कूल और दिल्ली के सरकारी हाई स्कूल में तालीम हासिल की। आला तालीम के लिए आप 1923 में इंग्लैंड गए, जहां सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की। जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद ने वकालत को अपना पेशा बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से उनके करीबी मुरासिम थे और यही वजह थी कि 1934 में आप जंग आज़ादी में दिलेर सिपाही की सूरत में कूद पड़े। कलकत्ता के बजाय गुवाहाटी में प्रैक्टिस शुरू कर दी और चंद बरसों में ही आसाम के हर दिल अजीज लीडर बन गए। उनकी जहानत और खुलूस का नतीजा था कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी जाती या वो खुद लेते, उसका मुक़द्दर बदल कर रख देते। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और तहरीक आज़ादी हिंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1942 में भारत छोड़ो तहरीक के दौरान गिरफ्तार हुए और उन्हें 3 साल से ज़ायद कैद की सज़ा हुई। उन्होंने 1936 में आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शमूलियत इख्तियार की और 1947 से 1974 AICC के रुकन रहे। 1939 में उनको आसाम में बर्दवली वजारत में वज़ीर माल का ओहदा तफवीज़ हुआ। उस वक्त वो सबसे कम उम्र वज़ीर थे। 1940 में जब कांग्रेस ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई तो दूसरे लीडरों की तरह आपको भी नज़रबंद कर दिया गया। 1 साल तक हिरासत में रहे और जब रिहाई मिली तो उसके चंद माह बाद ही उनको 1942 में फिर जेल भेज दिया गया। 3 साल जेल में रहने के बाद 1945 में रिहा हुए। उन्होंने जेल में भी वक्त ज़ाया नहीं किया और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ख़ुद को मुताले के लिए वक्फ कर दिया। 1966 में मोहतरमा इंदिरा गांधी ने उनको अपनी कैबिनेट में लिया तो यहाँ वो यके बाद दीगरे कई वजारतों में रहे। उनका अदबी ज़ौक़ भी बुलंद था और वो इसके लिए ठोस और अमली इक़दाम करने के हक़ में थे। चुनांचे 1969 में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में गालिब सदी तक़रीबात जिस आला पैमाने पर मुनक़िद की गई वो उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था। आज आप जिस शानदार ऐवान गालिब में तशरीफ़ फरमा हैं ये उन्हीं की काविशों का समरा है। उन्होंने ही इस इदारे का मंसूबा बनाया और ये इदारा किस तरह काम करेगा इसका खाका भी उन्होंने ही मुरत्तब किया था। इस इदारे की लाइब्रेरी के सिलसिले में वो खुसूसन बहुत हसास थे और राष्ट्रपति भवन में भी इस इदारे के मुतालिक कोई शख्स मिलने जाता तो लाइब्रेरी के सिलसिले में ज़रूर पूछते कि कितनी किताबें खरीदी गई, गालिब कलेक्शन में कितना इजाफा हुआ। फ़खरुद्दीन अली अहमद ने जो भी फैसले लिए उनके नताइज बड़े दूर रस थे। उनकी इंसान दोस्ती और इल्म व अदब पर परवरी के जौहर उनकी नस्ल में भी मुंतकिल हुए। चुनांचे आपके फर्जंद जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब मारूफ कानूनदा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और इस इदारे के चेयरमैन हैं। इंसानियत की आला इक़दार और इल्म अदब की तरक्की के लिए दर्दमंद दिल रखते हैं। आपकी रहबरी इस इदारे और हम लोगों के लिए सरगर्म अमल रहने की तहरीक देती है। कुदरत ने उन्हें बहुत नवाजा, लेकिन इसके बावजूद एक फलदार दरख्त की तरह झुक गए। इस सूरत में हम कह सकते हैं गो कि आज फ़खरुद्दीन अली अहमद जैसा लीडर मनसूबा साज कायद हमारे दरमियान नहीं है
लेकिन इस कमी की बड़ी तलाफी जस्टिस जनाब बदरुद्दीन रईस अहमद साहब की वजह से हो जाती है। जैसा कि आपके इल्म है, गालिब शुरूर साल में 2 मेमोरियल लेक्चर मुनक़िद करता है, जिसमें एक फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर, दूसरा बेगम आबदा मेमोरियल लेक्चर है। इन दोनों लेक्चर्स के लिए अहम मौजू पर किसी अहम शख्सियत को दावत दी जाती है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज के इस लेक्चर के लिए जनाब सुहेल हाशमी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम ऐसी बावक़ार और साहिब फ़िक्र शख्सियत को सुनने का मौका मिल रहा है जिन्होंने तारीख़, तहज़ीब और समाजी शऊर के मैदान में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। जनाब सुहेल हाशमी एक मारूफ मॉडर्न फिल्मसाज, समाजी कारकुन और सकाफती विरसे के मुहाफ़िज़ के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर दिल्ली की तहज़ीबी और तारीख़ी और समाजी रिवायत को आम लोगों तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। ख़ानदानी पस मंज़र के एतबार से भी वो एक ऐसे इल्मी और समाजी शऊर रखने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने अदब, सकाफ़त और समाजी खिदमात के मैदान में नुमायाँ शनाख्त कायम की है। उनके ख़ानदान से वाबस्ता नामों में सफदर हाशमी शामिल हैं, जो हिंदुस्तान में अवामी थिएटर और समाजी वाबस्तगी की एक अहम आवाज़ समझे जाते हैं, जबकि उनकी बहन शबनम हाशमी समाजी और इंसानी हुकूक़ के शोबे में अपनी खिदमात के लिए मारूफ है। सुहेल हाशमी साहब ने अपनी इल्मी व अदबी सरगर्मियों के ज़रिए तारीख़ को महज किताबों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे अवामी मकाल में सकाफती सरगर्मियों और हेरिटेज वाइस के ज़रिए ज़िंदा तजुर्बा बनाने की कोशिश की है। उनकी गुफ्तगू में तारीख़, ज़बान, सकाफ़त और इंसान दोस्ती का ऐसा खूबसूरत इम्तज़ाज नज़र आता है। आज की इस बावक़ार महफिल में हम उनका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं और उनके ख़यालात और तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करने के मुंतज़िर हैं। प्रोफेसर सदीक़ुर-रहमान क़िदवाई साहब से हम सब वाकिफ़ हैं। उनकी बरजस्ता गुफ्तगू और गुदार शख्सियत के हम सब गवाह हैं। आपने एक उम्र दर्स व तदरीस में गुजारी है और जब से इस इदारे के सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, यहाँ की इल्मी सरगर्मियों का दायरा न सिर्फ बढ़ा बल्कि उसमें किस्म का तनव्वुर भी पैदा हुआ है। हम खुद को खुशनसीब मानते हैं कि हमें ऐसा मुरब्बी व रहनुमा मिला है। आप इस वक्त उर्दू के सबसे सीनियर अदीब हैं और आपकी तहरीरें इल्मी हलकों में जो वक़ार व मर्तबा रखती हैं, इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ प्रोफेसर सदीक़ुर-रहमान क़िदवाई साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप आज के मेहमानों का इस्तक़बाल फरमाएँ। प्रोफेसर सदीक़ुर-रहमान क़िदवाई साहब। जनाब सुहेल हाशमी साहब, जनाब इदरीस अहमद साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जिन्होंने यहाँ आने की ख़ास तौर से इस ख़राब मौसम में आने की ज़हमत की, इनका यहाँ आना हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की और इज़्ज़त की बात है। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर हमारे हर साल सरगर्मियों में शामिल है और हमें खुशी है कि बड़ी पाबंदी के साथ इसको हम हर साल मुनाक़िद करते रहे हैं और इसको शाये भी किया है उसने और इसका चर्चा भी उमूमन रहा है। मैं फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब की शख्सियत के बारे में जो कुछ बताया गया है वो तो आप सब लोग जानते भी हैं, उनके अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि उनकी जो हैसियत हमारे मुल्क में थी वो बहुत बड़ी थी और सब के लिए एक एजाज़ था उनके बारे में जानना और मिलना। तो ये इदारा उनका
उनकी मेहनत से, उनकी कोशिशों से, उनकी ख्वाहिश के जरिए न सिर्फ कायम हुआ बल्कि तरक्की करता रहा। और इस वक्त हमारे लिए फख्र की बात है कि यहाँ की सकाफती जिंदगी में दिल्ली की ये एक ऐसा इदारा है जो मुस्तकिल बरसों से 1969 से आज तक पाबंदी के साथ चलता रहा और इसने जो खिदमत अंजाम दी वो सब शाये हो चुकी हैं और आप लोगों के इल्म में होंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब की जो गुफ्तगू होती है ये हर साल बहुत कामयाब होती है और इसमें हमने कोई एक मौजू नहीं रखा बल्कि हमारी ख्वाहिश है कि तहजीब और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जितने मुतनव्वे गुफ्तगू यहाँ हो सके वो हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें, जिसको हम बाद में शाये भी करते हैं। हमें खुशी है कि सुहेल हाशमी साहब जो बहुत ही ज़्यादा पहचानी शख्सियत है हमारे मुल्क की तहजीबी और सियासी ज़िंदगी में और वैसे भी इतने सरगर्म रहे हैं कि कोई दिन भी शायद ऐसा होता नहीं होता जब उनकी सरगर्मी में हमें पता नहीं चलता हो। हमें खुशी और तारीख की तरफ को और दिल्ली की ज़िंदगी से ख़ास तौर से उनकी दिलचस्पी रही है। हमने उनको रहमत दी आज के लेक्चर के लिए और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने बहुत ही एजाज़ के साथ मुझे कबूल किया और मैं इस वक्त बड़ी लंबी कोई गुफ्तगू करने की बजाय उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आज की लेक्चर जो दिल्ली की और हिंदुस्तान की ज़िंदगी से मुताबिक है वो आपकी खिदमत में आए। आज के मेहमान मुकर्रर जनाब सुहेल हाशमी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आज का खुतबा पेश फरमाएं जिसका उन्वान है हमारी तहजीब के मुश्तरक पहलू। जनाब सुहेल हाशमी साहब। आदाब। गालिब इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुर्रेज़ अहमद साहब, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सिद्दीक़ुर रहमान किदवाई साहब, अरकान मजलिस अमला गालिब इंस्टीट्यूट, ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र व इज़्ज़त का मुकाम है कि फ़खरुद्दीन अली अहमद यादगारी खुतबे के इनक़ाद पर आप सबसे हम कलाम होने का शर्फ आज मुझे बख्शा गया। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब सदर जमहूर मुंतखब होने से पहले, बहुत पहले तारीख़ आज़ादी से मुंसलिक थे, नामी वकील थे, वज़ीर थे और 1969 में ऑल इंडिया गालिब सेंटेनरी कमेटी के सेक्रेटरी थे। गालिब की पैदाइश की 7 साला तकरीबात के सिलसिले में तश्कील होने वाली कमेटी ने जो काम सरअंजाम दिए उनमें ऐवान गालिब, इस ऑडिटोरियम और रिसर्च लाइब्रेरी की तामीर भी शामिल हैं। और ये सालाना खुतबा इसलिए भी अहम है कि इस खुतबे के मौके पर हम मिर्ज़ा गालिब को याद करें और उनको भी याद करें जिनकी काविशों से हमें ये इदारा हासिल हुआ है। आप सबकी तरह मैं भी दिल्ली को, मिर्ज़ा गालिब को, उर्दू को और इन तीनों की मुश्तरका सिफाकती और तहजीबी विरासत को अपना विरसा मानता हूँ और इसीलिए मैंने ये तजवीज़ किया कि आज के खुतबे में हमारी तहजीब के मुश्तरक पहलुओं का जिक्र किया जाए। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब ने मेरी तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ थे, सो चंद अद कचरे और मुंतशर ख्यालात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उर्दू मैंने
7वीं क्लास तक पढ़ी थी। उसके बाद दिल्ली आ गए थे और हमारे स्कूल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी था। तो उसके बाद कभी रेगुलरली उर्दू पढ़ने का मौका नहीं मिला। हालांकि बीए में हमने एक सब्सिडियरी सब्जेक्ट की तरह उर्दू ले ली थी, और कॉलेजों में जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो उर्दू का लेवल होता है वो इतना होता है कि हम 7वीं क्लास की उर्दू पढ़े हुए वहाँ से पास हो गए। तो लेकिन मेरी मादरी ज़बान है और दिल्ली में ये ज़बान बढ़ी है, पैदा यहाँ से हुई और दुनिया भर का चक्कर लगा के दोबारा यहाँ लौटी, और तब ये उर्दू की शक्ल में हमारे सामने आई। तो और इस ज़बान के उरूज में वो सब कुछ शामिल है जिसको हम अपनी मुश्तरक तहजीब कहते हैं। तो मैं सिर्फ उर्दू की बात नहीं करूंगा, मैं ज़रा पहले से शुरू करना चाहता हूं, कई लाख साल पहले से। मैं उस वक्त से शुरू करना चाहता हूं जिस वक्त वो नस्ल जो होमो सेपियन कहलाती है, हम सब होमो सेपियंस हैं, ये भी वजूद में नहीं आई थी। इससे पहले नियांडरथल हुआ करते थे, और नियांडरथल वो थे जिन्होंने अफ्रीका के घने जंगलों से पहली बार माइग्रेशन शुरू की। वो वहां से निकले और जाके उस इलाके में रुके, वो जहां पर शाम है, सीरिया है, उस इलाके में जाके वो बसे। उनके चंद लाख सालों के बाद होमो सेपियंस ने, जो हमारे अजदाद थे, उन्होंने सफ़र शुरू किया और निएंडरथल और होमो सेपियंस वहां मिले, और इन दोनों के मेल से जो औलादें पैदा हुई उनमें वो सब हैं जो अफ्रीका के बाहर हैं। अफ्रीका के लोगों में ज्यादातर होमो सेपियन का डीएनए है। जो शाम तक आ गए थे उनमें होमो सेपियन और निएंडरथल का डीएनए मिला हुआ है। खालिस की जो बात होती है, ये प्योर है, हमारा खून प्योर है, हम नजीबुत तरफैन हैं, वगैरह वगैरह, ये इसकी कोई तारीखी बुनियाद नहीं है। शुरुआत वहां से हुई है, और अभी कुछ दिन पहले, चंद महीने होते हैं, कि एक बहुत इंटरेस्टिंग, दिलचस्प डीएनए स्टडी सामने आई। हम सब में जो यहाँ इस वक्त इस हॉल में मौजूद हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो सुबह सुबह नहीं उठते। अगर उनको सुबह 6 बजे उठना हो तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है, पर कुछ ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अभी डीएनए स्टडी से पता ये चला कि जो अर्ली राइजर्स हैं, अलग सुबह उठ जाते हैं, उनमें उनके डीएनए में निएंडरथल का जीन ज्यादा है, और जो देर में उठते हैं या सुबह उठने में थोड़ी काहिली दिखाते हैं, उनमें होमो सेपियंस का डीएनए ज्यादा है। तो मिलावट कहां से शुरू हो रही है और इस मिलावट से क्या क्या तब्दीलियां हो रही। तो और ये जो मिक्सिंग हुई, और मिक्सिंग के साथ जो सफर लोगों ने किए, माइग्रेशन, और उस माइग्रेशन ने कैसे इस पूरे, न सिर्फ इस पूरे बर्रे सगीर में पर पूरी दुनिया में किस तरीके से नस्ल इंसानी का फैलाव हुआ, और किस तरीके से अलग 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 खित्तों में नई ज़बानें, नए लिबास,
खाने के नए तरीके, क्या क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ये सब ये बिना इस मुश्तरका मेल जोल के मुमकिन नहीं था। मिसाल के तौर पर वो लोग जो आज से 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे, उस वक्त का तसव्वुर कीजिए, जो आखिरी दौर था भयानक सर्दी का, लास्ट आइस एज, वो ख़त्म हो रही थी। उस वक्त ये माइग्रेशन शुरू हुई। समंदर उस सतह पे नहीं थे जिस पे आज हैं। कई जगह उससे 200 फुट 300 फुट नीचे थे समंदर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर बेतहाशा बर्फ थी, और समुद्रों का बहुत सारा पानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर थे उनमें मुंजमद था, और समुद्रों में छोटे 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 जजीरे थे। इंसान ने जब सफर शुरू किया अफ्रीका से, तो कुछ लोग कुछ दूर सफर करने के बाद उस तरफ उन्होंने रुख कर लिया जिस तरफ से सूरज निकलता था, और वो अफ्रीका के मशरिकी साहिल पे पहुंचे। ये वो लोग थे जो साहिल के किनारे चलते 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 आज से 65,000 साल पहले हिंदुस्तान के बीच में पहुंच गए थे, जहां आज मध्य प्रदेश है। आज से 65,000 साल पहले नस्ल इंसानी में से पहले लोग जो इस बर्रे सगीर में पहुंचे, वो 65,000 साल पहले यहां आ चुके थे। अभी 2 साल पहले एक डिस्कवरी हुई। अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं छतरपुर के रास्ते, जो मेरे बचपन तक अंधेरिया बाग हुआ करता था, उस रास्ते से अगर आप जा रहे हैं तो अब वहाँ एक नई सड़क बनी है घिटोरनी के आगे, जो आपको फरीदाबाद ले जाती है। उस सड़क पे अगर आप मुड़ जाएं फरीदाबाद जाने के लिए, तो आपके दाएं हाथ पे एक जंगल आता है, बहुत बड़ा जंगल है। वो हमारी खुशकिस्मती से बच गया है, वरना वहाँ पर फॉरेस्ट व्यू अपार्टमेंट्स बनने वाले थे। उस जंगल में 2 या 3 साल हुए हैं, ये डिस्कवरी हुई कि वहाँ पर चट्टानों में तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें उन लोगों ने बनाई हैं जो शिकार किया करते थे और अपने बच्चों को समझाने के लिए शिकार की तस्वीरें बनाते थे। वो तस्वीरें आज से 35,000 साल पहले की हैं, 35,000 साल पहले। ये ध्यान में रखिए कि आर्य इस मुल्क में 3,500 साल पहले आए थे। 35,000 साल पहले मध्य प्रदेश से दिल्ली तक लोग रह रहे थे। ये हमारे अजदाद थे। और उन आज से 65,000 साल पहले घर बनाने का कोई तरीका नहीं था, ईंटें नहीं थी, तो कहीं चट्टान की कुछ वो कज निकली हुई है उसके नीचे छुप गए, कहीं कुछ गार है उसमें छुप गए, पेड़ों के झुरमुटों के नीचे बारिश से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए लोग वहाँ रहा करते थे, शिकार करते थे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी चिड़ियों से, चूहों से, कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता। तब से लेके आज से 10,000 साल पहले तक 25,000 साल लगे इंसानों को ये सीखने के लिए कि खेती कैसे होती है। घोड़े को पहली बार पाला गया आज से 10,000 साल पहले, और घोड़े को पाला गया मंगोलिया में। हिंदुस्तान में घोड़ा पहुंचा आज से 3,500 साल पहले। उससे पहले यहां घोड़ा नहीं था। घोड़ा नहीं था तो महाभारत भी 3,500 साल से पहले नहीं हो सकती।
उससे पहले रथ भी नहीं थे। तो ये सब कुछ हो रहा है, और इसमें आज से 10,000 साल पहले मैंने आपसे अर्ज किया, पहली बार लोगों ने ये समझा कि घास के बीज खाए जा सकते हैं। और ये हमने सीखा गिलहरियों से, चूहों से, चिड़ियों से, पिद्दी से, पिदड़ी से, गौरैया से, कि अनाज के ये जो घास सूखी हुई है इसके ऊपर जो कुछ निकल रहा है वो खाया जा सकता है। उसके बाद हमको हजारों साल लगे होंगे ये सीखने में कि ये बीज सारे साल नहीं मिलते, और जिस वक्त ये मिलते हैं उस वक्त अगर बो दो तो उसमें से दूसरा पौधा नहीं निकलता। एक वक्त है जब उसे बोना पड़ता है, और बोने के लिए जमीन कुरेदनी पड़ती है। तब खेती शुरू हुई। जब लोग बस गए और उन्होंने ये सीख लिया कि ये अनाज के दाने ये खाए जा सकते हैं, तो मसला ये था कि उसे रखेंगे कहाँ। रोज खाना है तो जमा करना पड़ेगा। जमा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। तब बर्तन बनाने शुरू हुए, आज से 10,000 साल पहले। उससे पहले बर्तन नहीं थे। और इसलिए दुनिया भर की जितनी पुरानी तहजीबें हैं उनको हम उनके बर्तनों से पहचानते हैं। हड़प्पा के बर्तन, मिस्र के बर्तन, रोम के बर्तन, इंका के बर्तन, और जहाँ जहाँ इथोपिया के बर्तन, जितने पुराने हमारे पास तहजीबें थी उनके अपने अपने यूनिक बर्तन थे। और इन सब में ये हुआ कि लोगों ने ये समझा कि ये बीज, जो पौधा सूख जाता है उसका बीज भी मरा हुआ लगता है लेकिन उसमें जान है, और वो बीज बोया तो उसमें से, मुर्दा बीज में से जान निकलती है। मेरा ख्याल है पुनर्जन्म का आइडिया यहां पैदा हुआ। आप ये देखें कि वो 3 बड़े मजहब, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म, वो तीनों के तीनों कहां पैदा हुए? रेगिस्तान में। ये तीनों मज़ाहिब अपने मुर्दों को गाड़ते हैं, दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। दुनिया भर के बाकी तमाम मज़ाहिब विद सम एक्सेप्शंस क्रीमेट करते हैं। जो क्रीमेट कर रहे हैं वो सब वो हैं जो उन इलाकों में पैदा हुए, वो मज़ाहिब जहां पर पेड़ थे, जंगल थे, लकड़ी थी। जहां लकड़ी नहीं थी तो आप मुर्दों से, जो मर गए थे आपके खानदान के लोग, उनकी लाश का क्या करते? दफनाना शुरू हुआ। और ये दफनाना का जो अमल है ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म, इनके पैदा होने से पहले से लोग दफनाए जा रहे हैं। इनका ये जो रिचुअल है, ये जो अमल है, जो रस्म होती है, इसका मजहबों से कोई ताल्लुक नहीं है। मजहबों से पहले की रस्में हैं। और जब मजहब पैदा हुए उन इलाकों में, तो जो पहले की पुरानी मजहब जो रस्में थी वो मज़ाहिब का हिस्सा बन गई। मिल्लतें जब मिट गईं, अज्जाए ईमा हो गईं। तो ये जिस तरीके से आज हम दुनिया को देख रहे हैं, हमको ये लगता है कि ये ऐसी बनी हुई है हमेशा से। नहीं, ये सारा खेल पिछले 10,000 साल का है, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 2000 साल पुरानी भी नहीं है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म। तो ये लगातार हो रहा है। इसके साथ और बहुत कुछ हो रहा है। हमको ये बताया जाता है, और वल्लाह आलम क्यों बताया जाता है, कि संस्कृत भगवानों की भाषा है। हमको ये पहले बताया गया था, बहुत पहले, कि रोमन भगवानों की जबान थी,
कि लैटिन भगवानों की ज़बान थी और अरबी भी अल्लाह मियाँ की ज़बान है। और इन तमाम मजहबों ने फैसला किया कि इबादत सिर्फ उस ज़बान में होगी जो यहूदियों का अल्लाह अलग था, ईसाइयों का अल्लाह अलग था, मुसलमानों का अल्लाह अलग था, और वो सबकी इबादत उन्हीं ज़बान में हो सकती थी, वरना वो किसी और ज़बान में आप इबादत करेंगे तो अल्लाह मियाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ में ये भी बताया जाता है कि वो तो सारी दुनिया बनाई उन्होंने, सारी दुनिया बनाई तो एक ज़बान पे क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। और इस हिसाब से तो 4-5 खुदा तो हो गए, एक ईसाइयों का, एक यहूदियों का, एक मुसलमानों का, एक सिखों का, एक जैनियों का, कितने खुदा हो गए। ये सब कुछ ज़बानें डेवलप होने के बाद हुआ है। और आप गौर फरमाएं, जो चिंपैंजी और ओरंगुटान और गोरिल्ला, ये अब साबित हो चुका है कि इनके पास भी ज़बान है। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तरसील का तरीक़ा है उनके पास, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, कुछ आवाज़ें वो निकालते हैं। ये भी अब साबित हो चुका है कि जब उन बंदरों ने जो बाद में इंसान बने, उन्होंने अपने पिछले पैरों पे चलना शुरू किया और सीधे चलना शुरू किया और सर ऊपर उठाया, तो उनका विजन फैला, उनका दिमाग डेवलप हुआ और उनकी वोकल कॉर्ड्स डेवलप हुई, और उनके डेवलप होने से आवाज़, और वो अलग अलग आवाज़ें निकालने के माहिर हुए, और तब ज़बानें पैदा हुई, उससे पहले ज़बानें नहीं। लेकिन इन सब का मुंबा तो एक ही था, तो ये सब के सब एक ज़बान क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये पिछले 70,000 साल से सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में गुजरे, जाके बसे, अलग अलग माहौल में रहे, अलग अलग चुनौतियों का सामना किया, और उससे अलग अलग ज़बानें, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन हैं। मात्र, माता, मादर, मेटर, ये पहला लफ्ज़ है शायद जो इंसान का बच्चा अपनी माँ के लिए, उसने ऐसी कुछ आवाज़ इस्तेमाल की होगी, वो एक रूट है। ऐसी ही रूट फादर के लिए है, पेटर, पिदर, बहन के लिए है, भाई के लिए है, बहुत सारे कॉमन लफ्ज़ हैं, तो कुछ कॉमन रूट्स हैं, लेकिन उसके बाद ज़बानें अलग 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 डेवलप हो गई। ये सारी इंसानों की ज़बानें हैं। हमको रोज़ ये बताया जाता है, और अब ये साबित हो चुका है कि जितने क्लासिकल डांसेस हैं, उनकी शुरुआत, वो जो मैं शिकार का जिक्र कर रहा था, वहां से हुई। आप अपने बच्चों को सिखाते थे कि शिकार कैसे किया, उसमें वो पूरा इनेक्ट किया जाता था। एक आदमी मरे हुए जानवर की खाल ओढ़ता था, और बाकी जो दूसरे शिकारी होते थे वो उसको शिकार करते थे। वो पूरा का पूरा ड्रामा किया जाता था, ताकि बच्चे समझ सकें कि कैसे जिस जानवर का शिकार करना है उसे कैसे बाकी भीड़ से अलग किया जाएगा, कैसे घेरा जाएगा, कैसे। इससे हमारे सारे डांस इवॉल्व हुए हैं। हमारा म्यूजिक भी इन्हीं चीजों से डेवलप हुआ है। वरना ऐसा क्यों है कि तमाम दुनिया के जितने सैकड़ों तरह की मौसीकी है, उनमें नोट्स तो वही हैं, वही 7 नोट्स हैं। दुनिया भर में कहीं भी, दुनिया में कहीं भी इंसान म्यूजिक पैदा करे, वो यही 7 स्वर हैं, ये कॉमन है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन हैं, और फिर वो मिक्स हुई हैं, वो मखलूत हैं, वो उसमें
लगातार मिक्सिंग से कुछ नया डेवलप हुआ है। ये हम डांस के बारे में जानते हैं, ये हम नाटक के बारे में जानते हैं, ये हम और दुनिया भर की ज़बानों के बारे में जानते हैं। लेकिन हमको बताया गया कि ज़बानें तो बनी बनाई आई थी। संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, रोमन इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, अरेबिक इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि वो लोग जो काबिज थे, जो राजा थे, जो हाकिम थे, उस वक्त राजा हाकिम नहीं थे, सरदार थे, कबाइली सरदार थे, जो भी थे, जिनके पास लैंग्वेज की एक्सेस थी, उन्होंने उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए बाकियों को डिनाई किया। आप न पढ़ सकें तो आपके दिमाग के ऊपर, आपके जज्बात के ऊपर, सबके ऊपर कंट्रोल होगा। दुनिया को कैसे देखा जाएगा ये आपको बताने के लिए जो वाहिद तरीका था ज़बान का, वो तो उन लोगों के हाथ में था। तो आज हमको बताया जा रहा है कि जितनी ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, उन सब की मां संस्कृत है। ये कैसे हुआ? सारे डांस का ओरिजिन फोक डांसेस हैं, सारे म्यूजिक का ओरिजिन फोक म्यूजिक है, लेकिन ज़बानें पकी पकाई हमारे पास आ गई। लैंग्वेज, ग्रामर, सिंटैक्स, जुमलों का इस्तेमाल, ये सब का सब भगवान ने बना के दे दिया हमको। और फिर इंसानों ने उन ज़बानों को बिगाड़ दिया और उससे अपभ्रंश बनी, और उन अपभ्रंशों से ये भाषाएं पैदा हुई। ये सब की सब संस्कृत की संतानें हैं। ये बिल्कुल हर सूरत में गैर तारीखी है, ऐसा नहीं हुआ। वो ज़बानें जो इतने हजारों साल में डेवलप हुई थी, वही धीरे 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 डेवलप होकर संस्कृत बनी। संस्कृत सबकी मां नहीं है, इन तमाम ज़बानों की बेटी है, और उसके लिए सबसे अच्छी मिसाल उर्दू है। उर्दू कहां पैदा हुई? फौज के लश्कर में, बाजार में, सूफियों की खानकाहों पर, निर्गुण जो शायर कवि थे उनके अखाड़ों के ऊपर, और कारखानों में। ये दिन में अलाउद्दीन खिलजी, उसने दिल्ली में बड़े बड़े कारखाने बनाए थे। ये प्रोफेसर इरफान हबीब की रिसर्च है, लाजवाब। हर साल वो 1 लाख वो लबादे और दस्तार और कमरबंद, वो जो बड़े बड़े पटके होते हैं जिसमें खंजर लगाए जाते हैं, ये वो अपने सिपाहियों को, अपने नोबल्स को, अपने वुज़रा को और अपने ख़ानदान के लोगों को हर साल 1 लाख जुब्बा व दस्तार तकसीम किया करता था। उसके लिए वर्कशॉप्स थे। और ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि सूत काटने वाला और बुनाई करने वाला और दर्जी और कढ़ाई करने वाला, ये सब इकट्ठे काम कर रहे थे। हिंदुस्तान में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। धुना अलग, जुलाहा अलग, कपड़े बुनने वाला अलग, उसे काटने वाला दर्जी अलग, सबकी अलग अलग जातियां थीं, अलग अलग कास्ट थी। ये पहली बार हुआ कि ये अलग अलग जातियों के लोग एक जगह इन कारखानों में काम करने लगे और यहाँ इनकी ज़बानें मिक्स हुई। और
इस तरह मिक्स हुई। मोहम्मद बिन फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। उसके ऊपर ओरिजिनली 4 मंजिला बिल्डिंग थी, चौथी मंजिल के ऊपर 2 बार बिजली गिरी थी। फिरोज तुगलक ने उसको उतरवाया और उसकी जगह 2 मंजिलें तामीर करवाई। अगली बार आप जाएं तो ध्यान से देखिएगा, पहली 3 मंजिलों में संगमरमर का इस्तेमाल नहीं है, चौथी और 5वीं मंजिल में संगमरमर का इस्तेमाल है, वो फिरोज तुगलक ने करवाई। एक पीएचडी थीसिस है पुष्पा गुप्ता का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से किया उन्होंने पीएचडी। सल्तनत पीरियड में जो संस्कृत की इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, संस्कृत की इबारतें, उनके ऊपर उनका पीएचडी थीसिस है। उसमें वो जिक्र करती हैं कि जब ये मुरम्मत हो रही है तो एक खिड़की में एक पत्थर का स्लैब एक कारीगर लगाता है। वो कारीगर पढ़ा लिखा है, वो अपना नाम उस पर तराशता है पत्थर के ऊपर, और उसके आगे वो अपना पेशा तराशता है। मैं उसका नाम भूल गया हूँ संगतराश का, उसने लिखा है, मान लीजिए राम कुमार था, तो उसने उस वक्त की जो स्क्रिप्ट थी संस्कृत की, नागरी नहीं थी, कोई और स्क्रिप्ट थी उस वक्त, उसमें वो राम कुमार लिखता है और उसके आगे कार्व करता है संग तराश। 14वीं सदी का स्टोन मेसन अपने आप को संग तराश कह रहा है। ये जबान कहाँ से आई है? संग तराश तो हिंदुस्तान की किसी जबान का नहीं है। और इस तरह तीर फारसी का लफ्ज, कमान फारसी का लफ्ज, गज फारसी का लफ्ज, तराजू फारसी का लफ्ज, गिरा फारसी का लफ्ज, ये सब बाजार में आ गए। कालीन बेचने वाला आता था और वो हैगलिंग हो रही है दुकानदार से, काहे पे होगी? इसमें 1 इंच के अंदर 60 गिरा हैं, इसमें 1 इंच में 400 गिरा हैं, दोनों की एक कीमत नहीं हो सकती। गिरा हमारी जबान का हिस्सा बन गई। जब जंग होती थी तो जो सबसे अच्छा तीर चलाने वाला होता था वो हमले को लीड किया करता था। मुहावरा है, उसने युद्ध की कमान संभाल ली। जो कमान संभाल लेता था वो कमानदार होता था, जिससे अंग्रेजी का कमांडर बना है। इस तरीके से जबानें मिक्स होती हैं। इसी तरीके से बाकी सब कुछ मिक्स हुआ है। मिसाल के तौर पर 13वीं सदी से पहले हिंदुस्तान में कागज नहीं है। उससे पहले हमारी जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जितने पुराने मसवदे हैं, वो उसके केले के सुखाए हुए पत्तों पे लिखे जाते थे, या उस पे कॉपर की प्लेट्स पे, तांबे की प्लेट्स पे उन्हें खोदा जाता था, या वो जो एक 10,000 फुट की ऊपर हाइट के ऊपर एक पेड़ है, नाम बोल, भोजपत्र, उसकी छाल के ऊपर लिखा जाता था। 13वीं सदी में कागज हिंदुस्तान पहुंचा। उसको कौन लेके आया? यही अफगानी और तुर्क। पर ये उनकी इजाद नहीं है, ये इजाद चीनियों की है। और चीन से इसने वहां तक ट्रैवल किया, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से यहां आया। वही लोग चरखा लेके आए। चरख से चरखा बना है, चरख आसमान, क्योंकि वो भी रोटेट करते हैं, ये हमारा यकीन है, और उससे ही चरखा बना, वो भी रोटेट करता है। उसी वक्त रहट हिंदुस्तान आया, पर्शियन व्हील। पर्शियन व्हील ने हमारी खेती में इनकलाब बर्पा कर दिया, और चरखे ने हमारी जो पूरी वीविंग इंडस्ट्री थी उसमें कमाल पैदा कर दिया। एक और चीज आई जिसे हम पिट लूम कहते हैं, खड्डी। उससे पहले हमारे पास खड्डी नहीं थी।
हम जो कुछ जितनी तरह का कपड़ा हम बुनते हैं वो बिना खड्डी के मुमकिन नहीं था। जितना महीन सूत हम काट रहे हैं चरखे के ऊपर, चरखा आने से पहले ढाके की मलमल मुमकिन नहीं थी, कागज मुमकिन नहीं थे। और किताबों का पढ़ना, किताबें लिखना, जिल्दसाजी, ये सारी की सारी ट्रेड्स ये सेंट्रल एशिया से आई। और उसके बाद हमारे मुल्क में तालीम फैलना शुरू हुई। उससे पहले तक रिस्ट्रिक्टेड थी, लिमिटेड थी, सिर्फ अपर कास्ट के लिए। जितने कपड़े हम सब ने इस वक्त पहने हुए हैं, इनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है, कोई भी सिला हुआ कपड़ा हिंदुस्तानी नहीं है। कैंची हिंदुस्तान में कुशान लोग लेके आए, उनसे पहले हमको कपड़ा काटना ही नहीं आता था। अगर आप कपड़ा काट नहीं सकते तो आप सी भी नहीं सकते, क्योंकि ये गले का कट, बगल की आस्तीन, जेब, ये सब बिना कपड़े कैंची के इस्तेमाल नहीं होती। कैंची वो लोग लेके आए, उससे पहले सिला कपड़ा हमारे पास नहीं। किसी भी सिले कपड़े के बारे में सोच लीजिए, उसका ओरिजिन हिंदुस्तान नहीं है। और 19वीं सदी और अर्ली 20th सेंचुरी, इसमें ब्लाउज पहनने के खिलाफ एजिटेशन हुए हैं इस मुल्क में। ब्राह्मणों ने बंगाल में अपोज किया और ब्राह्मणों ने केरला में अपोज किया, डॉक्यूमेंटेड है ये। बेवा औरतें और कुंवारी लड़कियां ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। तो ये सब का सब, शलवार अफगानिस्तान से आई है, कमीज तुर्की से आई है। हिंदुस्तान में आज भी अक्सरियत बिना सिले कपड़े पहनती है। तहमद, लुंगी, धोती, साड़ी, सिले हुए कपड़े, किसी पेटीकोट का हिंदुस्तान की किसी जबान में इक्विवेलेंट है ही नहीं। ब्लाउज के लिए कोई लफ्ज नहीं है हिंदुस्तान की किसी जबान में। तो जब हम बात कर रहे हैं मुश्तरक की, ये सिर्फ हिंदू मुसलमानों का मुश्तरक नहीं है, ये मुश्तरक हजारों साल से चल रहा है। और ये जो मुश्तरक चल रहा है, यही डिफाइन करता है, इसी से हम तारीफ करते हैं कल्चर की। अगर कोई तहजीब जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं आई है, नहीं हुई है कभी भी, वो तहजीब मर चुकी है। बिना क्रॉस ब्रीडिंग के डेवलपमेंट नहीं होता। आइडियाज, आप तसव्वुर कीजिए कि आज की दिल्ली में जितने बाहर से आके बसे लोग हैं, सैकड़ों साल पुराने, सबको निकाल दीजिए, क्या बचेगा? जाटों और गुजरों के गांव, और वो उसी तरीके से खेती कर रहे होंगे जैसे वो आज से 3000 साल पहले करते थे। जब बाहर से कोई आता है तो वो नए औजार लेके आता है, वो नए मसाले लेके आता है, वो खेती के नए तरीके लेके आता है, वो सब मिक्स होता है। बिना मिक्सिंग के कल्चर डेवलप नहीं हो सकता। और ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है, हमारे जो पूरा ट्रेडिशन है। मैं 2-3 मिसालें देके इसको ख़त्म करूंगा। वो कुछ जिक्र आर्किटेक्चर के बारे में कर लेते हैं, फ़न तामीर के बारे में। तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि ये एक इस्लामी फ़न तामीर है और एक हिंदू फ़न तामीर है। आपने किसी ने कभी भी क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का नाम सुना है? नहीं है। क्रिश्चियन आर्किटेक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूरोप में क्या है? यूरोप में रेनेसां का आर्किटेक्चर है, बरोक आर्किटेक्चर है, रोमनस्क आर्किटेक्चर है,
स्कैंडिनेवियन आर्किटेक्चर है, स्लाविक आर्किटेक्चर है, प्रशन आर्किटेक्चर है, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नहीं है। इंग्लैंड में स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श और इंग्लिश आर्किटेक्चर है, क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नहीं है। तो ये कैसे हो गया? हमारा आर्किटेक्चर इस्लामिक है या हिंदू है, उनका आर्किटेक्चर वो कल्चरल मूवमेंट का नतीजा है, वगैरह वगैरह। ये साजिश थी, ये साजिश थी इस मुल्क के लोगों को डिवाइड करने की। इंग्लैंड में 4 तरह का आर्किटेक्चर है। वो इतने छोटे छोटे टापू हैं कि अगर एक रात को उठा के आपने पैराशूट से ड्रॉप कर दिया मध्य प्रदेश के ऊपर, अगले दिन ढूंढने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं। उनके यहाँ 4 तरह का आर्किटेक्चर है और इस पूरे बर्रे सगीर में सिर्फ हिंदू आर्किटेक्चर है। जयपुर का आर्किटेक्चर नहीं है, जैसलमेर का नहीं है, जोधपुर का नहीं है, चेरा का नहीं है, चोला का नहीं है, विजयनगर का नहीं है, बंगाल का नहीं है, कुमाऊं का नहीं है, नहीं। और बाकी सब मोरक्को से लेकर लाहौर तक इस्लामिक आर्किटेक्चर है। और आपको बताया गया कि 3 तरह का इस्लामिक आर्किटेक्चर को कैसे पहचानते हैं? मेहराब, गुंबद और मीनार। पहला गुंबद हजरत ईसा मसीह की विलादत से 200 साल पहले रोम में बन गया। उसका नजरिए के इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिश्चियनिटी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। जब हजरत मोहम्मद ने पहली मस्जिद बनाई, जिसकी तस्वीरें तो अभी तक बची हुई हैं, उसमें ना कोई गुंबद था, ना कोई मीनार था, ना कोई मेहराब थी। जो मुल्क जहां पे आज मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, उन तमाम ममालिक में, वहां 10वीं सदी से पहले कहीं गुंबद नहीं है। मेहराब को सुमेर के लोगों ने ईजाद किया था, वहां से रोमन्स ने उसको डिस्कवर किया। रोमन्स ने मेहराबें बनानी शुरू की पानी ट्रांसफर करने के लिए, एक्वाडक्ट्स। वो बाद में इवॉल्व होकर गुंबद बनी। और जब ये जो इलाका है जिसे आजकल इस्तांबुल कहते हैं, वहां पर पहली बार मेहराब का इस्तेमाल 4वीं सदी में हुआ। मैंने वो मेहराब देखी है। और वहीं पर पहली मस्जिद बनी, पहला बड़ा चर्च बना, आया सोफिया। वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। उनको रोमन कैथोलिक्स ने हरा दिया तो वो रोमन कैथोलिक चर्च हो गया। उनको बाइजेंटियन मुसलमानों ने हरा दिया, वो मस्जिद हो गई। बिल्डिंग में कोई तब्दीली नहीं हुई। उस पे जिन लोगों का कब्जा था वो बदल रहे थे। बिल्डिंगों का कोई मजहब नहीं होता। इमारतें मौसम पे कैसे काबू करें, ये उस जरूरत को पूरा करने के लिए बनती है। हिंदुस्तान में पहली मस्जिद 7वीं सदी में बनी थी। केरला में है, आज भी फंक्शन करती है, चेरामन मॉस्क। 1958 तक उसकी जो शक्ल थी, उसकी तस्वीर मेरे पास है। उसमें कोई गुंबद नहीं है, कोई मीनार नहीं है, कोई मेहराब नहीं है। वो केरला का एक बड़ा सा घर लगती है, खपरेल की छत और ऊपर पीपल के पत्ते, उसके नारियल के पत्ते। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन मुसलमानों का कश्मीर में है। एक जगह वैली में 98% मुस्लिम्स हैं। कश्मीर चले जाइए, जब भी मौका मिले घूम के आइए। कश्मीर की किसी भी मस्जिद में गुंबद नहीं है, मीनार नहीं है, मेहराब नहीं है। सबकी छतें ऐसी हैं क्योंकि वहां बर्फ पड़ती है। एक मस्जिद को छोड़ के, हजरत बल मॉस्क, जिसपे संगमरमर का गुंबद है, वो शेख अब्दुल्ला ने बनवाई थी। उसके आर्किटेक्ट मेरे चचा थे, जिन्होंने ये बिल्डिंग भी डिजाइन की है, खान मोहम्मद अहमदुल्ला।
तो वो गए वहां पे, उनका तस्वुर यह था कि मस्जिद में गुंबद होना चाहिए, उन्होंने हजरत बल मौत के अंदर गुंबद बना दिया। उसकी देखभाल करने वाले बहुत परेशान हैं। जब बर्फ पड़ती है सारा गुंबद चूता है। गुंबद ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहां पे कम बारिश हो, फ्लैट रूफ पर ही गुंबद बनता है, ऐसी छत के ऊपर गुंबद नहीं बन सकता। वहां के कारीगरों को बनाना ही नहीं आता। इंडोनेशिया में किसी पुरानी मस्जिद में गुंबद नहीं है, मलेशिया में किसी पुरानी मस्जिद में गुंबद नहीं है। इस्लाम चीन पहुंच गया था 10वीं सदी में, 10वीं सदी की बनी हुई मस्जिद है, उसमें गुंबद नहीं है। और जहां तक मीनार का मामला है, दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद से पहले बनी हुई किसी मस्जिद में मीनार नहीं है। लोदी, तुगलक, गुलाम, इस पूरे पीरियड के अंदर किसी मस्जिद में मीनार नहीं है। मीनार पर से कभी अजान दी ही नहीं गई। और आपको यकीन नहीं है तो जामा मस्जिद तशरीफ ले जाइए, 50 रुपए का टिकट खरीदिए, 15-20 लोग साथ ले जाइए, उन्हें वहां छोड़ दीजिए खुले मैदान में, और ऊपर जाके आप चीखिए जितने जोर से चीख सकते हैं, आपकी आवाज जमीन पे नहीं आएगी। ये फिजिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है। साउंड ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। 200 फुट चढ़ के अगर आप शोर मचाएंगे जमीन पे आवाज नहीं आएगी। मीनारों का इस्तेमाल कभी भी अजान देने के लिए नहीं किया गया। एक अंग्रेज लिख गया, जब वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में बैठा हुआ, उसने मीनार देखा, दिस मस्ट बी फॉर कॉलिंग पीपल द फेथफुल टू प्रेयर्स, उसने लिख दिया। 200 साल से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। हमने ना आसपास की अपनी मस्जिदें देखी हैं और हम इस ट्रैप में फंस गए। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। गुंबद बनाया यहूदियों ने, यहूदियों से पहले रोमन स्लेव्स ने। मेहराब बनाई सुमेरियंस ने, जो एंशिएंट इराक सिविलाइजेशन से पहले की जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने मेहराब ईजाद की, उससे डेवलप होकर गुंबद बना, और मीनार तो शाहजहां के वक्त में बननी शुरू हुई। अगर आपका मौका हो और आप इस्तांबुल जाएं तो आया सोफिया की मस्जिद देखिएगा, उसमें 8 मीनार हैं, 6 सॉलिड हैं जिन पे कभी कोई नहीं चढ़ ही नहीं सकता। 2 जो 19वीं सदी में ऐड किए गए, उसमें सीढ़ियां हैं। 10वीं सदी की मस्जिद है। 800 साल तक वो मस्जिद बिना मीनारों के काम कर रही थी। ये सब का सब इस मिक्सिंग से हो रहा है। और बहुत सारी चीजें, आप जामा मस्जिद जाएं तो जरा गौर से उसका कलश देखिएगा। उसे कलश कहते हैं। मस्जिद के ऊपर जो मेटल का जो क्राउन होता है, उसे गौर से देखिएगा। उसमें नीचे एक बड़ा कलश है, उसके ऊपर एक छोटा कलश है, उसके ऊपर एक कोन है। उस कोन की जगह नारियल रख दीजिए, आप समझ जाएंगे ये क्या है। एक बड़ा घड़ा, उसके ऊपर एक छोटा घड़ा जिसको चारों तरफ आम के पत्ते रखे जाते हैं, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। ये फर्टिलिटी का सिंबल है। ये सारी शादियों में इस्तेमाल होता है। जब गुंबद हिंदुस्तान में आया था, उसके ऊपर कुछ नहीं था। ये हिंदुस्तान के कारीगरों ने धीरे 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 डेवलप किया है। 300 साल लगे हैं इसको उस शक्ल में पहुंचने में। जब वो बन गया, उसके बाद के बने हुए हर गुंबद के ऊपर वही है, चाहे वो गुरुद्वारा शीशगंज हो और चाहे अक्षरधाम का मंदिर हो, और मस्जिदों पर और मज़ारों पर तो होता ही है। ये इंडियन एलिमेंट है। जो मॉस्क का डिज़ाइन हमारे पास आया, वो सेंट्रल एशिया से आया है। ये दोनों से मिलके जो आर्किटेक्चर बना है, वो हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर है। वो बिना इस मिलावट के बन नहीं सकता था। यही खाने को लेके है।
यही लिबास को लेके है, यही मौसीकी को लेके है। वो एक वो कव्वाली आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी, जाफ़र हुसैन खां की गाई हुई है, बारो घी के दिए ना ये भाई ये आमना के लाल। आमना के घर लाल पैदा हुआ है, घी के दिए जलाओ। हजरत मोहम्मद की विलादत का सेलिब्रेशन का गाना है, उसमें घी के दिए जलाए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तानी है। आपको लगता है कहीं बहराइच में हजरत मोहम्मद पैदा हो गए? यहां एक ये सुनिए, करबला की बैटल, ये मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, कल मुझे अस्कर नकवी से मिली। जब जूझन को गयो कासिम जी घमसान कियो रनमा डटके, और बैरी मार भगाए दियो पग पाछे धरियो ना जर हाथ के। तलवारन से तंचूर भयो और पक्के पेंच गिरे कट के, मुखड़े पे बिखरे लहरावत हैं सब लोग कहें सेहरा लटके। जी, और उनसे ही एक मैं याद कर रहा था, मुझे वो मिला नहीं रेफरेंस, इनके इमाम हुसैन के बेटे, इमाम हसन के बेटे कासिम, वो करबला की जंग में वो शहीद होते हैं। वो खबर वहाँ पहुँचती है जहाँ इनकी पूरी फौज और पूरा ख़ानदान, बच्चे, बीवियाँ सब वहाँ पर हैं। वहाँ ये खबर आती है, ये अनीस के उसमें है, मरसिए में। वो डिस्क्रिप्शन पढ़िए आप। वो जब इनके पास फातिमा बिनते हुसैन, तो हज़रत हुसैन की बेटी थी और हज़रत हसन के बेटे, इनकी शादियाँ हुई थी और नई नई शादी हुई थी। और फिर वो युद्ध लड़ाई होती है और उसमें हज़रत कासिम शहीद होते हैं। वो खबर आती है, वो नई नवेली दुल्हन वो क्या करती है, वो अपनी चूड़ियां तोड़ती है और मांग का सिंदूर पोंछती है। इतना इंडियनाइज हो चुका है। और मुझे पता नहीं आप लोगों ने हुसैनी ब्राह्मण्स का नाम सुना है? सुनील दत्त हुसैनी ब्राह्मण थे, और मैंने सुनील दत्त से सुना है ये किस्सा। हम किसी कैंपेन में थे एंटी कम्युनल गुजरात के राइट्स के बाद, तो उन्होंने कहा कि हाशमी साहब आपको पता है हम तो हुसैनी ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा हुसैनी ब्राह्मण क्या होते हैं? कहने लगे जब करबला की लड़ाई हो रही थी तो यहाँ से ब्राह्मण गए थे हजरत अली के साथ खड़े होने के लिए, क्योंकि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। उस दिन से हम लोग हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। अमीर खुसरो, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। इस लाइन का मतलब मुझे बड़ी दिनों के बाद समझ में आया। जो रोज नमाज पढ़ते हैं उनके माथे पे निशान आ जाता है, गट्टा जो होता है, नमाजियों के जो गट्टा होता है। और तिलक वो है जो प्रीस्ट लगाता है या जो पुजारी है वो लगाता है। जब हजरत निजामुद्दीन से मेरी नजरें मिली तो ये सारे निशान गायब हो गए। ये हिंदू और मुस्लिम का तफरका खत्म हो गया। यहां ये हो रहा है, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस मिक्सिंग। तो निजामुद्दीन की दरगाह के ऊपर बसंत गाया जाता है और सब पीले चावल
पीले कपड़े पहनते हैं, सरसों के फूल अपने कान पे लगाते हैं, और आप देखिए क्या पोइट्री हुई है। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छूटी। ये निजामुद्दीन और खुसरो के बीच की बात नहीं हो रही, ये राधा और कृष्ण की बात हो रही है। किस तरीके से इन सारे सिमिलीज को, पैरेलल्स को हमने अपना लिया। वो जो था इब्राहिम आदिल शाह, उसकी सारी की सारी शायरी, वो ही वॉज डिवोटेड टू बंदा नवाज गेसू दराज एंड टू हजरत अली, और उनकी प्रेज में उसकी जो सारी शायरी है वो उसमें आपको इकोज मिलेंगी राधा और कृष्ण के प्यार की। प्यार को एक्सप्रेस करने की यही लैंग्वेज थी, एंड इट कट अक्रॉस रिलीजन्स। तो ये बेतहाशा मिसालें हैं। मैं आखिरी दे के ख़त्म करता हूँ कि ये मेरी माँ ने जब सफदर की के असैसिनेशन के बाद, उसके मर्डर के बाद उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी, तो उसमें वो जिक्र कर रही हैं कि किस तरीके से उनके बचपन से, वो हिस्ट्री है हमारे ख़ानदान की 3 पीढ़ियों की, तो वो मुहर्रम का जुलूस डिस्क्राइब करती हैं। और मुहर्रम के जुलूस में सबसे आगे जुलजना जाता है, जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है हज़रत हुसैन के घोड़े को, और वो तो शहीद हो गए हैं तो वो घोड़ा है बस, तो वो मुहर्रम के जुलूस को लीड करता है। अलम उसके पीछे जुलजना और फिर बाकी प्रोसेशन। तो हमारी अम्मा ने लिखा, वो कसमंडी में शी वॉज ग्रोइंग अप, कि जितनी प्रेग्नेंट औरतें होती थीं वो उस घोड़े के नीचे से गुजरा करती थी, और जो छोटे बच्चे होते थे उनकी माएँ उन्हें गोद में लेके घोड़े के नीचे से गुजरा करती थी, क्योंकि माना जाता था कि जुलजना के नीचे से निकल गए तो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और ये सब मुसलमान औरतें नहीं थी, अक्सरियत हिंदू औरतें हुआ करती थी। तो ये उनके रिचुअल मुसलमानों ने लिए, मुसलमानों के रिचुअल्स हिंदुओं ने लिए। इस तरीके से ये जितनी हमारे रिचुअल्स हैं, कभी आप गौर कीजिए, शादियों के, मुंडन के, मतलब घर में डेथ हो जाती है तो पलंग को उल्टा खड़ा कर देते हैं, ये जाटों गुजरों का रिचुअल है। ये पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे मुसलमान का 3 दिन घर में खाना नहीं पकेगा। ये सब के सब इंडियन रिचुअल्स हैं। प्रोबेबली स्टार्टिंग, मतलब इनकी शुरुआत हुई होगी हिंदू, जो जिसको हम हिंदू कहते हैं, उसके तसव्वुर से पहले के रिचुअल हैं। ये डेथ और बर्थ के रिचुअल इन तमाम मज़ाहिब से पहले के हैं। और वो फिर इस्लाम आया तो वो जो वहाँ के लोग थे, जो पहले राम की इबादत करते थे, कृष्ण की करते थे, शिव की, किसी की भी करते थे, मुसलमान हो गए, वो सारे रिचुअल अपने साथ लेके गए। इसके बिना कल्चर नहीं बनता है। और ये दुनिया भर में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये यूनिक यहाँ हुआ है। आपको ट्राइबल रिचुअल्स फॉलो करते हुए रोमन कैथोलिक मिलेंगे, सीरियन क्रिश्चियंस मिलेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में। प्रोटेस्टेंट्स मिलेंगे। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस पेगन रिचुअल है। अब वो सारी दुनिया की, अब तो सारी दुनिया मनाती है, उनका कोई भी मजहब क्यों ना हो। तो बिना इस मिक्सिंग के कल्चर डेवलप ही नहीं हो सकता। और ये जो कोशिशें हो रही हैं प्योर कल्चर की तरफ लौटने की, इनके बहुत बुरे नतीजे होने वाले हैं। बिकॉज हमारे पास कोई कल्चर नहीं बचेगा, कोई भी कल्चर नहीं बचेगा। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है आज के लिए। शुक्रिया। जी, आज का जो मौजूद है उसमें जरा यही मैं आज ही के मौजू पे बात कर रहा था। जी नहीं, वो मैंने शुरू, वो उनकी मेमोरी में ये लेक्चर होता है
और ये कई बार वजाहत हो चुकी कि हर बार एक नए टॉपिक के ऊपर होता है। जी जी जी, शुक्रिया। बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। हजरात, आप सुहेल हाजमी साहब का पुरमग़्ज़ खुतबा समाअत फरमा रहे थे। अब मैं जैसे कि सदर और गाली मशरूट के चेयरमैन जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब से बेहद अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदाती कलमात से नवाजें। जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब। सुहेल हाशमी साहब, फिदवाई साहब, इदरीस साहब और जितने यहाँ मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन हैं, आज की जो उनका तकरीर था उसमें मुझे बहुत नई नई चीज़ें जानने को मिली। जहाँ से इन्होंने शुरू किया हाशमी साहब ने, निएंडरथाल्स, होमोसेपियंस से लेके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया। तो अब पता नहीं कि कितने परसेंटेज पे आदमी निएंडरथाल हो जाता है जो सुबह जल्दी उठने वाला हो, लेकिन मेरे डीएनए में ये निकल के आया कि मुझ में 1% निएंडरथाल ब्लड है। कुछ लोग कहते हैं कि अप टू 5% हो सकता है। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने भी लोग हैं इस हॉल में मौजूद हैं, बल्कि इस दिल्ली में मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं, सब अफ्रीका से आए हैं। और निएंडरथाल और होमोसेपियंस के अलावा और भी किस्में थीं, होमोनिन्स थे, जिनमें एक ग्रुप डेनिसोवंस का भी था, जो यहाँ हिंदुस्तान में पाए जाते थे। पहले आ गए थे, वो ख़त्म हो गए, उनका तो अब कोई ट्रेस ही नहीं है। अब निएंडरथाल कैसे थे कैसे नहीं थे, हम लोग स्पेकुलेट करते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर थे, तो अगर ज़्यादा ताकतवर थे तो ख़त्म क्यों हो गए, या कम अकल के थे तो होमोसेपियन ने उन्हें ख़त्म कर दिया। बहरहाल सिलसिला ये है और इनके टॉपिक का उन्वान भी यही है, लेक्चर का उन्वान भी यही है कि जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे तो एक कल्चर जो है वो कल्चर डेवलप ही नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि हम लोग अगर यहाँ नहीं आते तो हमें जो जितनी बातें हाशमी साहब ने बताई हमें नहीं मालूम होती। बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम है। जब तक हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के ख़यालात, उनका तजुर्बा, उनकी नॉलेज, उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। और अगर आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर आप ये समझें कि आप अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं और आप अपने वो एक मोल्ड में बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं, एक चीज़ होती है मिक्सचर, एक चीज़ होती है कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है वो केमिकल्स को बॉन्डिंग के हिसाब से एक नई चीज़ बन जाती है, और मिक्सचर जो होता है वो मिक्सचर ही रहता है। पूरी जो सिविलाइजेशन है वो कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है। उसमें हर दौर का कंट्रीब्यूशन है, हर ज़बान का कंट्रीब्यूशन है। और जैसे आपने बताया कितने कॉमन वर्ड्स हैं, और कभी कभी ताज्जुब होता है कि आप
किसी साउथ अमेरिकन से बात कर रहे हैं और सडनली उनको वो एक ऐसा लफ्ज़ बोल देंगे क्योंकि मुझे तो ये लफ्ज़ मालूम है, और जैसे छिपकली है, लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिकन इनकाज और मायाज की ज़बान में छिपाकली बोलते हैं उसे। अब पता नहीं कहाँ से वो दोनों मैच कर गए, कुछ समझ में नहीं आती बात। तो क्योंकि हम लोग सब जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में सब अफ्रीका से आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो कॉमनैलिटी है, और हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम में, आप में, किसी में भी हर सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है, चाहे वो चीन का हो। बाय द वे मैं ये बता रहा था कि मैं 3% चीनी हूँ, डीएनए भी है। तो अगर आप लोग सब कोई अपना डीएनए टेस्ट कराएं तो आपको ताज्जुब होगा कि आपके एंसेस्टर्स कहाँ कहाँ घूम के आए हैं। और मेरे ख्याल में आज का जो दौर है, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में और अमेरिका में भी है, यही इसी टाइप का मूवमेंट है, प्यूरिफिकेशन वाला मूवमेंट जो है, ये आपको डार्क एजेस में ले जाएगा। हमें डेवलप करना है तो हमें एक दूसरे के आइडियाज़ लेके, अच्छे आइडियाज़ लेके आगे बढ़ना है, और अगर हमें रिग्रेस करना है तो ये जो अच्छे आइडियाज़ हैं इनको ख़त्म कर दे, भूलना पड़ता है, भुलाना पड़ता है। इसी तरह से आप तो हिस्टोरियन हैं, हिस्ट्री में कई चीज़ें भुलाई जा रही हैं आजकल। तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, हिस्ट्री को भुला के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आपका जो ये तकरीर था, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें मालूम हुई, और इसको मेरे ख्याल में आप लोग YouTube में ज़रूर देंगे। तो मैं तो इसको दोबारा देखूंगा और समझूंगा, और ये छपनी भी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। हाँ, तो उसमें गालिबनामे में छपनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत नॉलेज है और लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। आपने कहा कि कश्मीर में, और क्योंकि मैं चीफ जस्टिस रहा हूँ कश्मीर में, तो मैंने देखा कि कश्मीर में जितनी भी मस्जिदें हैं सब लकड़ी की बनी हुई हैं, सिवाय एक मस्जिद की। और वो झेलम के, जब एक बार हम गए थे झेलम बोट पे जाते हुए, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये देखिए ये मुगलों की बनाई हुई पत्थर मस्जिद। क्योंकि मुगल लकड़ी से काम जानते ही नहीं थे, वो सिर्फ पत्थर का काम जानते थे। और बाकी जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब लकड़ी की बनी हुई, और उनका डिज़ाइन जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है यहाँ की मस्जिदों से। तो आपने सही कहा कि ये बांटना कि ये हिंदू आर्किटेक्चर और ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है, ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। ये तो हर रीजन की अपनी आर्किटेक्चर है, और हर रीजन में दूसरे रीजन की रिफ्लेक्टिव आर्किटेक्चर है जो जहाँ से लोग लेके आए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको, जिसे आजकल हिंदी में बोलते हैं, ज्ञान दिया। और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग यहाँ हाजिर हैं और जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं या YouTube में देख रहे हैं इसको, वो कुछ ना कुछ सीख के ही वापस अपने घर जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया सर। आप जस्टिस जनाब अददुर रज़ा अहमद साहब की आलिमाना गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से
तमाम ट्रस्टीज़ की जानिब से, सब कमेटी के मेंबर की जानिब से और तमाम अपने साथियों की जानिब से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जस्टिस जनाब बदरुद्दीन अहमद साहब, प्रोफेसर सिद्दीक़ुर किदवाई साहब, सुहेल हाशमी साहब और यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम सामीन का दिल की गहराइयों से मशकूर ममनून हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ कि आप यहाँ ऐसे मौसम में तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। गालिब सी रूट की जानिब से इशाइये का अहतमाम किया गया है। मेरी आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि यहाँ बाहर हमने इशाइये का अहतमाम किया है, डिनर का अहतमाम किया है, तो आप डिनर हासिल करके जाए। बहुत शुक्रिया।